रुमाना को इस खबर का बेसब्री से इंतज़ार था। वो दादी बनने वाली थीं। उन्होंने शहबाज अली सिकंदर को भी फ़ौरन यह खबर सुना दी। वो ज़्यादा तो कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। शहबाज अली सिकंदर ने उनकी ख्वाहिश को पूरा किया और ख़ुद रुमाना के साथ वो भी पाकिस्तान आ गए थे। रुमाना ने मिलते साथ ही मिसरगान को गले लगाकर ढेरों दुआएं दी थीं। शहबाज अली सिकंदर ने हल्का सा मुस्कुराकर उसे मुबारक दी। यावर खुलकर मुस्कुरा रहा था। उसकी फैमिली जो मुकम्मल होने वाली थी। रुमाना ने मिसरगान और यावर से भी अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। मिसरगान इनकार करना चाहती थी, लेकिन उनकी खुशी का सोचकर मान गई। ईमान उससे भी ज़्यादा पुरजोश थी। उसे छोटा भांजा या भांजी जो मिलने वाला था। रुमाना ने ईमान और मिसरगान के साथ मिलकर गोद भराई की तकरीब के लिए सारी शॉपिंग कर ली थी। वो इटली से आते हुए भी उसके लिए काफ़ी तोहफे लेकर आई थी। गोद भराई, जिसे अंग्रेज़ी में बेबी शावर भी कहते हैं, उसकी रस्म उन्होंने यावर के घर के लॉन में रखवा दी थी। वसी और इस खूबसूरत से लॉन की रौनक में सजावट के बाद मज़ीद इजाफा हो गया था। स्विमिंग पूल का पानी भी जैसे उनकी खुशी में रक्स करने लगा था। मेन्यू में बारबेक्यू और चाइनीज़ राइस के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के सैलेड और ड्राई फ्रूट से उभरा गाजर का हलवा और काफ़ी बड़ा चॉकलेट क्रीम और काफ़ी मिक्स फ्लेवर केक भी था। मौसम के हिसाब से मशरूब का इंतज़ाम भी किया गया था। तकरीब में मौजूद ज़्यादातर अफराद यावर और शहबाज अली सिकंदर के वो दोस्त थे जो उनसे कारोबार के अलावा भी ताल्लुक़ रखते थे। बेसरगान की तरफ से ईमान के अलावा कोई नहीं था। उनके वालिद के वफ़ात के बाद 2 बार के रिश्तेदारों ने उनकी खबर ना ली थी और वो 2 साल से किसी राब्ते में भी ना थे। शहबाज अली सिकंदर ने विश्मा को भी बुलवा लिया था, मगर उनकी तरफ से कोई भी नहीं आया। शहबाज अली सिकंदर को इस बात का दुख ज़रूर हुआ था कि उनकी बहन उनकी खुशी में शरीक नहीं हुई, मगर उन्होंने इस बात को ज़्यादा दिल पे नहीं लिया था। शायद उन्हें लग रहा था कि ऐसा करने में वो अपनी जगह हक पर हैं। आज की तकरीब में मिसरगान बहुत खूबसूरत लग रही थी। उस पर अलग ही किस्म का रूप आया था। उसने गुलाबी और सब्ज़ खुले हुए रंगों के इम्तजाज का जोड़ा पहना हुआ था और दुल्हन की तरह सजी हुई थी। ये रुमाना की फरमाइश थी। उन्होंने यावर की शादी के लिए जो प्लान किया था, अब कहीं तो पूरे करने ही थे। इस तकरीब में अरमगान फैमिली भी मौजूद थी और आतिर रहमान भी वहाँ मौजूद था। वो उस खूबसूरत से कपल के पास गया और फूलों के साथ उन्हें ढेरों खुशी के साथ मुबारकबाद दी, जो यावर ने भरपूर मुस्कुराहट और शुक्रिया के साथ वसूल की। मिसरगान को यावर के साथ हंसता हुआ और खुश देखकर उसने अपने दिल को समझा लिया था और उनकी खुशी में खुश हुआ था। वो मिसरगान से यावर की तरह मोहब्बत नहीं करता था, लेकिन उसे वो अच्छी लगती थी। मिसरगान तो यावर की हो चुकी थी, लेकिन एक और लड़की उसकी त्वचा बार बार खींच रही थी। वो दिल फेंक किस्म का इंसान नहीं था, लेकिन उसके दिल के मामले भी अजीब थे। पहले मिसरगान पसंद आई थी, लेकिन ये वाली लड़की देखकर उसका दिल उसे हर बार ग्रीन सिग्नल दे रहा था। बिलाखिर उसने उसके पास जाकर बात करने की कोशिश की। मेरा नाम आतिर रहमान है। मेरे डैड यावर के डैड के दोस्त हैं और मैं यावर का दोस्त हूँ। आप गालिबन मिसरगान की बहन हैं? जी। आजकल क्या करती हैं आप क्यों पूछ रहे हैं? ईमान के बात करने से वो अंदाज़ा लगा चुका था ये लड़की मिजाज में मिसरगान से थोड़ी मुख्तलिफ है। ये मिसरगान की तरह खामोश दबे रहने वाली लड़की नहीं थी। सारी तकरीब में वो उसका शौक अंदाज भी देख चुका था, लेकिन मर्दों से दूर रहने वाली आदत उसकी अपनी बहन पे गई थी। क्योंकि मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ, उसने साफ बता दिया, और मैं आप में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इतना कहकर वो चली गई। वो 20 साल की लड़की इस 30 साल के मर्द को मुंह पे मना करके चली गई थी। वो भी बुरे एतमाद के साथ। माना कि वो यावर जितना हसीन नहीं था, लेकिन अच्छा खासा खुश शक्ल था। वो दिल महसूस कर रह गया था, लेकिन उसने दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि उसे मना कर रहेगा। 1 महीने के बाद जब ईमान वीकेंड पे घर आई तो उसे पता चला कि आतिर और अरमान फैमिली भी आज खाने पे इनवाइटेड है। अरमान फैमिली और अली सिकंदर फैमिली आपस में पुराने दोस्त थे और इस खुशी के मौका पर वो ज़ाती तौर पर उन्हें मुबारकबाद देने आना चाहते थे। उनके अहमद का एक और मकसद भी था। आतिर ने अपने वालिदैन से ईमान के बारे में बात कर ली थी। आपकी होने वाली बहू पसंद कर ली है मैंने। वाकई शुक्र है, कोई लड़की तो पसंद आई है तुम्हें। कौन है? ईमान। कौन है ईमान? तारीफ़ तो करवाओ। यावर की साली। वो तो तुमसे काफ़ी छोटी है ना, और मैंने सुना है वो पढ़ रही है अभी। अपनी उम्र की कोई लड़की पसंद नहीं आ सकती थी? 3 साल पहले भी तुम्हें एक लड़की पसंद आई थी, एक बार के बाद तुमने उसका जिक्र भी नहीं किया। उसकी मॉम हैरान थी। ऐसा नहीं था कि उन्हें ईमान अच्छी ना लगी हो, लेकिन वो उम्र में काफ़ी छोटी थी आतिर से। उन्हें जल्द से जल्द आतिर की शादी करनी थी और ज़ाहिर है इतनी छोटी उम्र की लड़की शायद इतनी जल्दी शादी के लिए राज़ी ना होती। उसकी तो शादी हो गई थी। अब आप लोग सोच लें, या तो ईमान से मेरे रिश्ते की बात चलाएं या फिर वेट करें कि मुझे कोई और लड़की पसंद आ जाए। उसने जानबूझकर मिसरगान का नाम नहीं लिया, क्योंकि वो लोग नहीं जानते थे
आप क्या कहते हैं इस बारे में? पहले ही 3 साल लगा दिए उसने दूसरी लड़की को पसंद करने में। अब मैं वेट नहीं करना चाहती, लेकिन क्या ईमान के घर वाले मान जाएंगे इतनी जल्दी उसकी शादी के लिए? देख लो, लड़की तो प्यारी और मुझे भी अच्छी लगी, सिर्फ उम्र में छोटी है तो वो कोई ख़ास मसला नहीं है। अगर कोई और तसल्ली करनी है तो एक बार मिल लेते हैं उससे, अगर मुनासिब लगे तो बात भी कर लेंगे। बासित अरमगान के मशवरे पे आतिर बहुत खुश हुआ था। तकरीब में वो ईमान को देख चुके थे, लेकिन अब ख़ास मकसद की वजह से मिलना चाहते थे। ईमान को उनकी आमद का वही मकसद मालूम था जो उन्होंने बताया था। आतिर को देखकर उससे उसके दिन वाली बात फिर से याद आ गई थी। मेहमानों के सामने ईमान ने अपना अंदाज़ नॉर्मल रखा। मेहसरगान ने यावर के मना करने के बावजूद लजानिया बनाया था। कुछ चीज़ें शेफ़ ने बना दी थी और स्वीट डिश ईमान ने बना दी। रोमाना ने शेफ़ को मेन्यू बता दिया था। वो लोग पहुँचे तो ईमान उन्हें डाइनिंग रूम में लेकर आई। घर में रौनक सी लगी हुई थी। आतिर के मॉम डैड ईमान को ख़ास तवज्जो से देख रहे थे। बेटा, आपकी मसरूफियात क्या हैं? आतिर की मॉम ने ईमान से पूछा। मैं पढ़ रही हूँ फ़िलहाल, कुछ अरसे में कॉलेज के फ़र्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, ईमान ने ईमानदारी से बताया। बेटा, आपकी उम्र क्या है? 20 साल। दरअसल मैंने कॉलेज में एडमिशन देर से लिया है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से। आतिर की मॉम यावर की शादी के बारे में जानती थी, इसलिए उन्होंने इस बारे में ज़्यादा नहीं कुरेदा। ईमान को उनकी गुफ्तगू से थोड़ा सा शक हो रहा था। जिस तरह वो उसका इंटरव्यू ले रही थी, बज़ाहिर अंदाज आम सा था और किसी और को महसूस भी नहीं हुआ, लेकिन ईमान का माथा इसलिए ठुटका था क्योंकि उस दिन आतिर ने इसमें अपनी दिलचस्पी जाहिर की थी और बातों और खाने के दरमियान आतिर से वक्फे से मुस्कुराकर देख भी रहा था। वो लोग बहुत खुश होकर रह गए थे और आतिर के वालिदैन को ईमान बहुत पसंद आई थी। लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन उम्र कम है और अभी पढ़ रही है। हमारी तरफ से तो ओके है, आगे तुम देख लो उसे कैसे मनाना है। ये ना हो हम रिश्ता लेकर जाएं और वो इनकार कर दे। आतिर की मॉम ने घर आते ही उसे सिग्नल दे दिया था। वो दिल ही दिल में खुश हुआ था। अब उसे ईमान को किसी तरह राज़ी करना था और यह काम इतना भी मुश्किल नहीं था। कम अज़ कम इस वक्त आतिर को यही लग रहा था। मेहमानों के जाने के बाद ईमान मिस्टर खान के पास आई। आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। मिस्टर खान बेड पे नींद दराज होकर लेटी हुई थी और आराम कर रही थी अकेले में। यावर ने लैपटॉप की स्क्रीन से सर उठाकर ईमान को देखा। आप काम करें, हम दूसरे कमरे में चले जाते हैं। आप बताओ क्या बात है? ईमान पर सोच अंदाज में अपनी बहन की तरफ देखने लगी। वो आपी असल में ना उस दिन आपके बेबी शॉवर पे आज वाले मेहमान भी आए थे ना? मिस्टर खान ने इस बात में सर हिलाया। आपी, ये जो आज यावर भाई के साथ बैठे थे ना, उनके दोस्त आतिर अरमगान? जी वही। उन्होंने उस दिन मुझसे एक बात की थी। कैसी बात? पहले अपना तारुफ करवाया, फिर मुझसे पूछने लगे कि मैं आजकल क्या करती हूँ। फिर तुमने क्या कहा? जितना वो उसे जानती थी, वो बिला वजह किसी से फ्रैंक अंदाज में बात करने वाला तो नहीं लगता था। मैंने कहा आपको क्यों बताऊँ, तो कहने लगे क्योंकि मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ। और आज इस तरह उनकी मम्मी से सवालात पूछ रही थी। मुझे लगता है कोई चक्कर है। क्या मतलब? क्या चक्कर है? ओफ आपी, मेरा मतलब है रिश्ते वाला कोई चक्कर लग रहा है, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मुझे भी पढ़ना है। ईमान ने साफ साफ इनकार कर दिया। आतिर अरमान अच्छे इंसान हैं, मैं उनके साथ काम भी कर चुकी हूँ। अगर वो तुम्हें इंटरेस्ट ले रहे हैं तो मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है। आप ही, मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि आप फ़ौरन मुझे रुखसत करने की तैयारियां शुरू कर दें। मुझे अभी पढ़ना है, इसलिए बता रही हूँ कि अगर वो ऐसी कोई बात करे तो मना कर देना। पागल हो गई हो, ऐसे कैसे मना कर दो? पहले सोच लो तुम अच्छी तरह से। अभी उन्होंने ऑफिशियली ऐसे कोई बात की तो नहीं, लेकिन अगर की भी तो सोच समझ कर ही जवाब देना। मिस्टर खान का मशवरा सुनकर ईमान ने मुंह बना लिया। मिस्टर खान उठकर अपने और यावर के मिस्टर कमरे में आ गई। यावर अब भी काम कर रहा था। उसने मिस्टर खान से कुछ नहीं पूछा था, लेकिन मिस्टर खान ने यावर को खुद बता दिया। आपके दोस्त मिस्टर आतिर ईमान में इंटरेस्टेड हैं। क्या क्या मतलब? किस तरह का इंटरेस्ट? शादी वाला इंटरेस्ट। उस दिन मेरी गोद भराई के फंक्शन में उन्होंने ईमान से कहा कि वो उसमें दिलचस्पी रखते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना? ईमान तो उससे काफ़ी छोटी है, ऑलमोस्ट 10 साल का फ़र्क होगा। तो क्या हुआ? मैं भी तो आपसे 6 साल छोटी हूँ ना। 6 साल दरमियाना फ़र्क है, 10 साल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इंसान अच्छा हो तो 10 साल का फ़र्क इतना मैटर नहीं करता। क्या हुआ? सही तो कह रही हूँ। तुम्हें कैसे पता कि वो बहुत अच्छा इंसान है? हमने काम किया था साथ। हाँ बिल्कुल, वो डिनर कैसे भूल सकता हूँ मैं? बहुत खुश लग रही थी तुम उसके साथ डिनर करते हुए। मुझसे तो कभी इतना फ्रैंक नहीं हुई तुम, हालांकि मैं तुम्हारे ज़्यादा क्लोज था, यावर ने जताने वाली अंदाज में कहा। आप हर वक्त मुझे डांटते ही रहते हैं, हमारी दोस्ती हो भी नहीं सकती थी। मिस्टर खान ने आंखें घुमाई। अच्छा, उससे तुम्हारी दोस्ती फ़ौरन हो गई थी? दरवाजे में तुम्हारा सर क्या मारा उसने? तुम्हें वो ज़्यादा अच्छे लगने लगा? मुझे बताती, मैं 10वें फ्लोर से धक्का दे देता तुम्हें, तब तो तुम मेरे प्यार में पागल हो जाती ना। आपका बस नहीं चला ना, वरना करना आपने यही था मेरे साथ, इसलिए रोज़ाना वो सब बातें सुना देती ज़रा ज़रा सी बात पर। मिस्टर खान बोलते बोलते उठ कर जाने लगी। जा कहाँ रही हो? यावर ने फ़ौरन लैपटॉप साइड पर रखा। आपको मैं इतनी ही बुरी लगती हूँ तो जा रही हूँ ना यहाँ से।
तुमने वादा किया था, अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। दूसरे कमरे में जा रही हूँ, क्या हो गया है यावर आपको? मुझे गुस्सा आता है जब भी तुम मेरे अलावा किसी और का नाम लेती हो या तारीफ़ करती हो, इसलिए आज के बाद तुम मेरे सामने किसी और का नाम नहीं लोगी, ख़ास तौर पर उसका। वो पॉजेसिव हो रहा था। मैं आपसे क्या बात करने आई थी और आप बात को कहाँ लेकर जा रही हैं? हटे सामने से, आपसे बात ही नहीं करना चाहती मैं। मिस्टर खान, उसने दोबारा मिस्टर खान का हाथ पकड़ लिया। अच्छा ठीक है, मैं खामोशी से तुम्हारी पूरी बात सुनूंगा। मिस्टर खान उसकी आंखों में देखती रही। मैं ये कह रही थी कि तेरा मकान अच्छे और डिसेंट इंसान है और शालीमान को पसंद भी करते हैं, इसलिए उन्होंने ईमान से बात की होगी। मैं चाहती हूँ और आप उनसे बात करें। अगर वो ईमान के लिए वाकई संजीदा हैं तो मैं ईमान की शादी कर दूँगी उनसे। ईमान की उम्र अभी छोटी है, मुझे नहीं लगता कि वो भी शादी करना चाहेगी। मुझे गलत मत समझना, आतिर अच्छा इंसान है और मेरा दोस्त भी है, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि ईमान की मर्ज़ी के बगैर तुम ये सब ना करो। उसे वक्त दो, अभी वो सिर्फ 20 साल की है। हमें उसकी शादी तो करनी है ना, और अब हम ही उसके बड़े हैं तो हमें उसके लिए बेहतर सोचना है। वो अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है। अरमगान फैमिली में एक से एक हाईली क्वालिफाइड है। अगर हम ईमान की सही उम्र और पढ़ाई मुकम्मल होने का इंतज़ार करते रहे तो 30 तक वो कुंवारी बैठी रहेगी। तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी तुम खुद सोचो, वो इस सब के लिए मेंटली तौर पर तैयार होगी? उसका जहन अभी अपनी पढ़ाई पर है। आतिर के पेरेंट्स जल्दी शादी की डिमांड करेंगे, मुझे नहीं लगता वो मानेगी। आपको कैसे पता कि वो नहीं मानेगी? क्योंकि तुम्हारी बहन का दिमाग मेरी तरह सोचता है। वैसे अच्छा है, आतिर और ईमान की जोड़ी भी परफेक्ट रहेगी और थोड़ा सोबर है। और ईमान बोल्ड कहकर वो खुद भी हल्का सा हंसा। ठीक है, अब तुम आराम करो, इस बारे में बाद में बात करेंगे। यावर इस वक्त आतिर के ऑफिस में मौजूद था। ज़हीर नसीब, बड़े अरसे बाद चक्कर लगाया तुमने। बैठो पहले। मिस्टर खान, अब ईमान चक्कर क्या है? तुम जानते थे मिस्टर खान अच्छी लड़की है, डिसेंट और सोबर, इसलिए मुझे अच्छी लगी थी। वैसे भी अब वो मेरी भाभी बन चुकी है और ईमान के लिए मैं कुछ फील करता हूँ, एंड दैट इज़ मोर देन लाइकिंग। आतिर ने बना लगी लिपटी के कह दिया। वो नहीं मानेगी। यावर ने उसे इतला दी। उसे मैं मना लूँगा, तुम बताओ अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम दोस्त हो मेरे और वो मेरी बहन जैसी है। तुम दोनों की भलाई ही चाहूँगा मैं, लेकिन उसे मनाना तुम्हारा काम है। अगर मान गई तो ठीक, वरना तुम उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करोगे। यावर ने उसे ग्रीन सिग्नल दिया तो आतिर के चेहरे पर खुशी आई। थैंक यू सो मच, तुम सचमुच बहुत अच्छे इंसान हो यावर। ईमान अपने हॉस्टल रूम में अपने बेड पे किताबें फैलाए नोटिस बना रही थी जब उसे इत्तला मिली कि कोई उसे मिलने के लिए आया है। यावर के अलावा कौन हो सकता था? ड्राइवर। शायद यावर मिस्टर खान ने उसके लिए कुछ भेजवाया हो। यही सोचते हुए वो बेड से उठी और बाथरूम में जाकर मुंह में पानी के छींटे मारे। अपना हुलिया दुरुस्त करती हुई वो वेटर रूम में आई थी। मुलाकात के लिए आने वाले शख्स की ईमान की जानिब पुश्त थी, मगर वो देखते ही पहचान गई थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चेहरे पे आई हैरत उसने छुपाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी। आपसे कुछ बात करने आया हूँ। जी फरमाइए। ईमान ने हतल मुकद्दर अपने लहजे और आवाज़ को नॉर्मल रखने की कोशिश की थी। मैं आपके घर पर प्रपोज़ल भिजवाना चाहता हूँ। कैसा प्रपोज़ल? शादी का प्रपोज़ल। आप मुझे अच्छी लगी हैं एंड आई वॉन्ट टू मैरी यू। मेरी तरफ से इनकार है, अब आप जा सकते हैं। वजह जान सकता हूँ इतने डायरेक्ट इनकार की? बिल्कुल जान सकते हैं, और वजह यह है कि फ़िलहाल मेरा शादी का कोई मूड नहीं है, क्योंकि मैं अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहती हूँ। मैं आपको पढ़ाई से रोकूंगा नहीं, बल्कि आप 50 साल तक भी पढ़ सकती हैं। मुझे आपकी पढ़ाई से कोई मसला नहीं है। चलें, ये मैटर तो हल हो गया। फिर मैं कब भेजूँ अपने पेरेंट्स को आपके घर? देखिए मिस्टर आतिर अरमगान, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। इसमें क्या मुश्किल बात है जो आपको समझ नहीं आ रही? पढ़ाई और उम्र की बात छोड़कर तुम कोई ठोस वजह मुझे बताओ, मैं पीछे हट जाऊँगा। आपको मुझसे ही शादी क्यों करनी है? मुझे पूरा यकीन है कि आपके सोसाइटी और ऑफिस में और आपके इर्द गिर्द भी बहुत से सूटेबल और बहुत क्वालिफाइड लड़कियाँ होंगी। आप उनमें से कोई ढूंढ लें, वो आपसे खुशी खुशी शादी के लिए मान भी जाएंगी। देखो ईमान, वट आई फील फॉर यू इज़ मोर देन लाइकिंग। मैं उस वक्त तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मान नहीं जाती। ईमान का पारा मज़ीद चढ़ने लगा। मैं सिर्फ यावर भाई की वजह से आपको बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना अब तक आप इस हॉस्टल की बिल्डिंग से बाहर फेंकवा दिए जा चुके होते। यावर से मेरी बात हो गई है, उसे कोई मसला नहीं है, हर कोई तैयार है, सिर्फ तुम इनकार कर रही हो। इसी लम्हे आतिर का फ़ोन बजा। उसने जेब से फ़ोन बाहर निकाला और स्क्रीन को देखते हुए वॉल्यूम बंद किया। फिर दोबारा जेब में रखते ईमान को देखा। अभी मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है, तो इस बारे में फिर बात होगी। अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज़। वो आंखों पे अपने नीले शीशों वाला चश्मा चढ़ाए बाहर निकल गया। पता नहीं क्यों, मगर जाते हुए वो ईमान को इतना बुरा नहीं लगा। उसकी नज़र दरवाजे से होते हुए एक तरफ को मौजूद मेज़ पर रखे फूलों के बुके पर पड़ी। वो यकीनन आतिर ही लाया था। रंग बिरंगे फूलों का खूबसूरत बुके उठा। ईमान को उसमें फॉर यू वाला छोटा सा कार्ड भी मिल गया था। उसने नाम नहीं लिखा था, मगर ईमान के लिए समझना मुश्किल नहीं था कि उन दो लफ्ज़ों
उन 2 लफ्ज़ों में उसने कितने एहसास लिख रखे थे। उसके ज़हन में अब भी यही गिरा थी कि उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, वरना दिल शायद उसके हक़ में फ़ैसला दे चुका था। उसने कमरे में वापस आकर यावर को कॉल मिला। यावर इस वक्त मीटिंग में बिज़ी था, इसलिए ईमान की कॉल नहीं उठा सका और फिर शाम को जब उसे वक्त मिला तो उसने खुद ईमान को कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम यावर भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो, सब खैरियत? जी, दरअसल वो आज आपके दोस्त आए थे मेरे हॉस्टल मुझसे मिलने। अच्छा, आतिर क्या कह रहा था? वो मुझसे शादी करना चाहते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि आप भी इस बारे में जानते हैं। हाँ, मिस्टर खान ने बताया था मुझे और मेरी आतिर से भी बात हुई है। वो तुम्हारे बारे में सीरियस है। मैं तुम्हें फ़ोर्स तो नहीं करूँगा, लेकिन ये एडवाइस ज़रूर दूँगा कि सोच समझ कर फ़ैसला करो। आतिर अच्छा वो मुखलिस इंसान है, ऐसे इंसान ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलते। यावर ने समझाने वाले अंदाज में कहा। ईमान सोचने पर मजबूर हो गई थी। अगर सब उसकी तारीफ़ कर रहे हैं तो अच्छा तो होगा। और फिर उसने ईमान से शादी की ख्वाहिश ही की है और प्रपोज़ल भिजवाना चाहता है। बज़ाहिर उसने कोई गैर मुनासिब बात भी नहीं थी। शक्ल सूरत का भी अच्छा था और अपना बिजनेस था, अच्छी फैमिली थी। उसकी अम्मी तो बहुत केयरिंग थी। अब वो दिमाग से सोच रही थी, उसका दिल तो पहले ही आतिर पर दिलचस्पी लेने लगा था। क्या हुआ अगर 10 साल बड़ा था? हैंडसम भी तो कितना था। कुछ दिनों बाद ईमान घर आई। उसने मिस्टर खान से बात की। अभी अगर आपको और यावर भाई को वो ठीक लगते हैं तो मैं तैयार हूँ, लेकिन शादी मैं अभी नहीं करूँगी, मेरा इंटर तो हो जाए। उसकी तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे ससुराल वाले जब कहेंगे मैं रुखसत कर दूँगी। आप ये क्या बात हो? क्या होने वाली दुल्हन की कोई मर्ज़ी नहीं होती? होती है, लेकिन 2 साल बाद भी तो करनी है ना। अगर 2 साल पहले कर लोगी तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। देख लें, ये ना हो मैं मना ही कर दूँ। अगर मना करोगे तो ज़बरदस्ती तुम्हारी शादी करवा दूँगी। मिस्टर खान उससे तंग करने लगी। ज़्यादा तो ईमान को ये मौका मिलता था और वो इससे भरपूर फ़ायदा उठाती थी। मिस्टर खान और यावर ने रोमाना से बाद में मशवरा कर लिया था। उन्होंने आतिर के घर वालों को एक बार फिर दावत दे दी थी। खाना बहुत खुशगवार माहौल में खाया गया था और फिर खाना खाकर वो लोग असल बात की तरफ आए। देखिए भाभी, हम जल्द अज जल्द आतिर की शादी करना चाहते हैं। ईमान की उम्र और पढ़ाई का हमें कोई मसला नहीं है। मुझे तो ईमान बहुत पसंद आई है। अब आप लोग बता दें शादी कब करनी है? असल में आंटी, ईमान का कहना है कि वो इंटर के बाद शादी करना चाहेगी। इंटर तक तो बेटा 1.5 साल का अरसा है। मैं अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहती। क्यों ना ऐसा करें कि उसके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स होते ही शादी कर लें। अभी मंगनी कर लेते हैं। वैसे भी वो जितना पढ़ना चाहती है हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। मिस्टर खान ने कुछ देर सोचा, फिर मैं उससे मशवरा करके आती हूँ कहकर ईमान के पास चली गई। वो अपने होने वाले ससुराल की मौजूदगी में अपने कमरे में गोशनशीन होकर बैठी थी। आतिफ की मदर चाहती हैं कि इंटर के बाद नहीं बल्कि फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स के बाद शादी हो जाए, और वैसे भी 1 साल से क्या फ़र्क पड़ेगा। मुझे तो मंजूर है, तुम बताओ। आपकी जैसे मर्ज़ी, लेकिन अभी मुझे डर लग रहा है। डरने की क्या बात है? इतना अच्छा ससुराल मिल रहा है तुम्हें और आतिर अम्मा बहुत नाइस और डिसेंट इंसान है, तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। पढ़ाई का शौक़ भी पूरा करती रहना। फिर हम डेट फाइनल कर लें, हमें मंजूर है। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट फैल गई थी, खास तौर पर आतिर के। वो बहुत खुश लग रहा था। मिस्टर खान ने सबका मुंह मीठा करवाया। फिर आतिर की वालदा के कहने पर ईमान को भी बुलवा लिया गया। उन्होंने ईमान की आतिर के साथ वाले सोफे पर बिठाया और आंखों में इशारा किया। आतिर ने फ़ौरन जेब से काले रंग की मखमली डिबिया निकाली और उसमें मौजूद बहुत खूबसूरत सोने की अंगूठी ईमान की उंगली में डाली, जिसके दरमियान में 3 नन्हे से हीरे लगे हुए थे। सब ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। मिस्टर खान की प्रेगनेंसी के बावजूद ईमान की शादी की हर शॉपिंग वो खुद करना चाहती थी। इस सिलसिले में रुमाना भी उसके साथ थी, इसलिए यावर को परेशानी नहीं हो रही थी, लेकिन उसकी तबीयत के बारे में वो खासा मुख्तात रहता था। उसके आराम और खुराक का ख्याल रुमाना रखती थी, लेकिन वो फिर भी इन सब चीज़ों से काफ़ी नहीं रहता था। कभी कभी वो सोचा करता था कि वो इतना कैसे बदल गया था, मिस्टर खान की मोहब्बत ने उसे कैसे बदल दिया था, लेकिन ये बदलाव उसे अच्छा ही लगता था। साथ ही उसे मिस्टर खान पे प्यार भी आता था, उसका जिसका इजहार वो वक्तन वक्तन करता रहता था। उसकी वो लहाना नज़रों के हिसार में कभी कभी वो शर्मा जाती थी और कभी खुद ही उसकी पनाहों में सिमट जाती थी। कुछ अरसे से विश्मा और मिनाल की जानिब से बिल्कुल खामोशी थी, गोया अच्छी निशानी थी। शायद उन्हें सबक हासिल हो गया था, मगर अभी यावर के दिल में बिलाल की वो आखिरी धमकी गूंज रही थी। उसे मिस्टर खान से जुनून के हद तक मोहब्बत थी और वो इसके बगैर एक पल भी रहने का तसव्वुर नहीं कर सकता था। प्रैक्टिकल सोच रखने के बावजूद मिस्टर खान की मोहब्बत में और वो अपनी इज़्ज़त और अना भी भुला दिया करता था, वरना वो कभी किसी से सामने नहीं झुका था, वो अपने डैड के सामने भी नहीं। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता जा रहा था और यूँ दिनों से हफ्ते और हफ्तों से महीने गुजरने लगे। ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। रोमाना डिलीवरी तक के लिए मिस्टर खान के पास ही रुक गई थी। वो अपने पोते की सूरत दिखे बगैर वापस नहीं जाना चाहती थी। इस दौरान शहबाज अली सिकंदर भी कभी कभार चक्कर लगा लिया करते थे। पोते की खुशी ऐसी थी, यूँ भी वो यावर से ज़्यादा अर्सा नाराज़ नहीं रह सकते थे। ईमान के फ़ाइनल एग्ज़ाम्स होने वाले थे और आजकल उसे चंद दिनों की छुट्टियाँ थी, इसलिए वो मिस्टर खान के पास ही थी। 2 महीने बाद उसका छोटा भांजा दुनिया में आने वाला था। अपनी शादी की शॉपिंग के साथ वो अपने नन्हे भांजे की शॉपिंग कर रही थी। इन्हीं दिनों में एक रोज़ ईमान और मिस्टर खान बाजार गई थी। रोमाना की तबीयत कुछ नासाज थी, इसलिए मिस्टर खान और ईमान दोनों ही निकल आई थी। मिस्टर खान का इरादा डॉक्टर से चेकअप करवाने ईमान के साथ बाजार जाने का था। डॉक्टर ने बताया था कि परेशानी की कोई बात नहीं है, बच्चा बिल्कुल ठीक है और मिस्टर खान भी बस अपनी खुराक और आराम का ख्याल रखे। क्लिनिक से निकलकर वो शॉपिंग मॉल में गई। सबसे पहले वो एक बेबी शॉप में घुसी। माँ बनने की खुशी अलग होती है। मिस्टर खान को बहुत शिद्दत से अपनी औलाद का इंतजार था। 1 घंटा मॉल में गुजार कर वो अपनी पसंद की चीज़ें लेने दोनों ने वापसी की राह ली।
अभी उनकी गाड़ी घर से आधा घंटा दूर थी कि एक जानिब से बहुत बड़ा ट्रक आया और सीधा उनकी गाड़ी को हिट करके गुजर गया। ड्राइवर ने बर वक्त स्पीड बढ़ाकर ट्रक को डॉच करने की कोशिश की थी, लेकिन गाड़ी का पिछला हिस्सा बुरी तरह मुतासर हुआ था। गाड़ी को बहुत ज़ोर का झटका लगा था। ड्राइवर को सर पे अच्छी खासी चोट लगी थी और वो बेहोश हो गई थी, जबकि ईमान को भी चांद एक चोटें लगी थी, मगर वो होश में ही थी। उसने अपना चकराते हुए सर थामते मिस्टर खान की तरफ देखा और उसी लम्हे उसकी चेहरे निकल गई। मिस्टर खान बेहोश हो चुकी थी और उसके माथे से खून निकल रहा था। ईमान ने उजलत में अपना फ़ोन उठा और यावर को कॉल मिलाने की कोशिश की। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। उसकी आंखों से आंसू जारी थे, मगर उसे वो अपनी हालत का अंदाज़ा नहीं था। यावर के कॉल उठाते ही ईमान ने रोने शुरू कर दिया। क्या हुआ ईमान? यावर भाई आप ही। उसे इतना ही बोला गया। यावर को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। वो फ़ौरन अपने ऑफिस से ज़रूर मीटिंग छोड़कर निकला। साथ ही उसने आतिर को भी फ़ोन कर दिया था। मिस्टर खान ने फ़ोन की लोकेशन ढूंढने में यावर को चंद सेकंड्स लगे थे। उसके वहाँ पहुँचने तक एम्बुलेंस उन तीनों को अस्पताल ले जा चुकी थी। वो भी वहीं पहुँच गया। पूछते पूछाते उसने ईमान को ढूंढ लिया। वो अभी तक घबराई हुई थी और रो रही थी। उसकी पट्टी हो रही थी। मिस्टर खान कहाँ है? यावर को सबसे पहले उसकी फ़िक्र हुई। घबराहट और परेशानी के बावजूद उसने अपने आप को काबू में रखने की पूरी कोशिश की थी। ईमान को होश में देखकर आतिर ने फ़ौरन ड्राइवर का पता किया था। उसकी भी मरहम पट्टी की जा रही थी, मगर खतरे की कोई बात नहीं थी। अलबत्ता ट्रक ने जिस जानिब से गाड़ी को हिट किया था, इस रूट में मिस्टर खान मौजूद थी। उसकी हालत का अभी तक पता नहीं चल रहा था। ईमान से पूछकर मालूम हुआ कि मिस्टर खान को इमरजेंसी में सर्जरी रूम शिफ्ट कर दिया गया है। डॉक्टर से मिलकर यावर ने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स पे साइन वगैरह भी करवा दिए थे। डॉक्टर के इतला के मुताबिक उसकी हालत तशवीशनाक थी। उसे चोटें तो आई थी, मगर ज़्यादा मसला उसके हमला होने की वजह से था। उन्हें फ़ौरन ऑपरेट करना पड़ा और यावर का दिमाग सही से कर रहा था। इस वक्त वो इतनी परेशानी में था कि शायद ही कभी हुआ होगा। मामला उसकी बीवी और बच्चे का था। उसने फ़ौरन पुलिस में मौजूद अपने दोस्तों से मदद दी और उस ट्रक वाले को पकड़ने का कहा। उसका बस नहीं चल रहा था कि उस ट्रक ड्राइवर की जान ले लेता। जल्दी जल्दी फ़ोन करके उसने रुमाना को इतला दे दी थी। कुछ देर बाद आतिर की फैमिली समेत वो वहाँ मौजूद थी। 2 घंटे के तवील इंतज़ार के बाद डॉक्टर ने बताया कि उसके यहाँ बेटा हुआ है, लेकिन प्री मैच्योर होने की वजह से उसे सांस का मसला दरपेश है, इसलिए कुछ वक्त उसे आईसीयू में रखा जाएगा। यावर का सांस अब भी ऊपर नीचे था। मिस्टर खान की हालत ठीक नहीं थी। सबसे ज़्यादा उसे मिस्टर खान की फिक्र थी। डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर उसका खून बहुत बह चुका था। सर पर काफ़ी चोट लग चुकी थी और एक बाजू भी फ्रैक्चर हो चुकी थी। ड्राइवर की एहतियात से उनकी जानें बच गई थी, मगर जो नुकसान होना था वो हो गया। मिस्टर खान के पास से जाना नहीं चाहता था, मगर ट्रक ड्राइवर के पकड़े जाने की इत्तला मिलती ही उससे रहा न गया। काफ़ी उजरत में वो अस्पताल से निकला था। उसका रुख थाने की जानिब था। यावर के पहुँचते ही उसके दोस्त एएसपी कमाल वस्ती ने मुजरिम उसके सामने पेश कर दिया था। यावर ने आओ देखा न ताओ और ज़ोरदार मुक्का उस पर जड़ दिया। वो लड़खड़ा कर पीछे गिरा। उसके बाद यावर ने उस पर लातों के बूतों की बारिश शुरू कर दी। उससे इंट्रोगेशन रूम में ले जाया गया। कमाल वस्ती के इशारे पर पुलिस ने हल्कार उस मुजरिम को दोबारा तफ्तीशी कमरे में ले गई थी और यावर कमाल वस्ती के सामने बैठकर अपनी खुली हुई सांसों को बहाल करने लगा। मैंने उसे तफ्तीश तो की है, पर उसका कहना है कि वो नींद में था, इसलिए उसे गलती हुई, जबकि उसका ब्लड सैंपल भी टेस्ट के लिए भिजवा दिया है, ताकि अगर वो किसी नशा और वो चीज़ के ज़रिए से था तो पता चल जाए। लेकिन मेरी छठी हिस्स कह रही है कि ये काम उससे करवाया गया है। उसके फ़ोन की हिस्ट्री भी मैंने निकलवा ली है। एक नंबर मुझे मशकूक लग रहा है। ये नंबर उसके एक पुराने साथी बॉबी का है, जो तुम्हारे आग वाले केस में इन्वॉल्व था। हो सकता है ये उसने तुमसे बदला लेने के लिए किया हो और उसमें कोई और भी इन्वॉल्व हो सकता है। तुम्हें किसी पे शक है या हाल ही में किसी ने कोई धमकी वगैरह दी? वो फ़ौरन उठा और कमाल वस्ती को मज़ीद कार्रवाई का कहकर निकल आया। तुम जानती हो आज क्या हुआ? विश्मा घबराई हुई मिराल के कमरे में आई थी। उनकी घबराहट की वजह उस वाक़े का होना नहीं था। क्या हुआ मॉम? वो आराम से बैठे अपने मोबाइल पे यावर अपनी पुरानी तस्वीरें देख रही थी। यावर की बीवी का एक्सीडेंट हो गया है। तुम जानती भी हो ये कितनी बड़ी खबर है? तो होगी मॉम, मुझे इस खबर से क्या लेना देना? कहीं तुमने तो मैंने किया मॉम। यावर मुझे अपनी ज़िंदगी से और हमें अपने बिज़नेस से निकाल चुका है। अब उसकी ज़िंदगी में कुछ भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मिराल ठीक ठीक बताओ, कहीं इस सब में तुम्हारा हाथ तो नहीं? और वो माँ बनने वाली थी, अगर उसे कुछ हुआ तो यावर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। क्या हो गया है मॉम आपको? पिछली बार अगर मेरा किया धरा पकड़ा गया तो इसका ये मतलब तो नहीं कि हर बार उसे कुछ होगा तो उसमें मेरा ही हाथ होगा। क्या उसने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा? क्या उसके और दुश्मन नहीं है? कोई भी हो सकता है। आप मुझ पर क्यों शक कर रही हैं? वो बोल ही रही थी जब यावर अंधाधुंध अंदर आया और उसने सीधा मिराल के कमरे का रुख किया। अंदर आते साथ उसने बगैर किसी लाहत के मिराल को बाजू से पकड़कर झंझोड़ा। उफ़ यावर लीव मी, मुझे तकलीफ़ हो रही है। शराफत से बता दो तुम्हारी हरकत है ना ये? कौन सी हरकत? मिस्टर खान हॉस्पिटल में है। अगर मेरी बीवी या बेटे को कुछ भी हुआ तो तुम्हारी अगली सांसें मैं रोकूंगा। वो गुस्से में उससे बोल रहा था। पागल हो गए हो क्या तुम? तुम्हारी बीवी की किस्मत ख़राब है तो उसमें मेरा क्या कसूर है? उसकी किस्मत बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप लोगों की नीयत ख़राब है। क्या है इस मामूली सी
लड़की में जो तुम दीवाने हुए फिरते हो मेरी मोहब्बत में नज़र नहीं आती। पता नहीं कौन सा जादू किया है उसने तुम पे, जो उसकी वो 2 दिन की मोहब्बत मेरी सालों की मोहब्बत से ज़्यादा अहम लगने लगी है तुम्हें। शक्ल सूरत में उससे 1000 गुना खूबसूरत मैं हूँ, हाई स्टेटस है मेरा, किसी चीज़ की कमी नहीं है, और वो गरीब कम शक्ल लड़की तुम्हें मुझसे ज़्यादा सूटेबल लगती है। ये स्टेटस तुम्हारे माँ बाप की वजह से मिला है। तुम्हें अच्छी तरह शक्ल होने में तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, तुम सिर्फ जलती हो किसी और के पास खुद से बेहतर देखकर। मेरी नज़रों में एक लूज़र हो तुम, जिसके पास दिखावा है और कुछ नहीं। अगर तुम में ज़रा सी अक्ल होती तो दूसरों की ज़िंदगी जबरन न करती, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाती। अपने आप को मिस्टर खान से कंपेयर मत करो, क्योंकि तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकती। खुदा करे वो मर जाए, कुछ भी ना रहे तुम्हारे पास। मिराल के अल्फाज मुँह नहीं थे कि यावर सर से पलटा और उसकी गर्दन दबोच ली। वो नहीं तुम जाओगे जहन्नुम में मिराल। और ये यावर अली सिकंदर ने कहा है तुमसे, लिख कर रख लो। उसका गला छोड़कर वो लंबे डाक बढ़ता वहाँ से निकल गया। मोम, उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वो माँ के गले लगते रोने लगी। यावर को किसी तौर चैन नहीं आ रहा था। मिस्टर खान की ज़िंदगी अब बहुत खतरे में थी। उसने एक नज़र अपने बेटे को आईसीयू के बाहर से देखा था, लेकिन उस नन्ही जान को देखकर भी वो खुश नहीं हो पा रहा था। उसकी अपनी जान बहुत मुश्किल में थी। वो रात उस रात से भी ज़्यादा भारी साबित हुई थी जब उसे मिस्टर खान के छोड़कर जाने का यकीन हो गया था। उस बिछड़ने में बहुत फ़र्क था। उस वक्त एक उम्मीद थी कि वो इसी दुनिया में है, कहीं ना कहीं मिल जाएगी, लेकिन अब आपके बारों से कुछ हुआ तो अगले जहान में ही वसूल मुमकिन है। उसे बार बार मिराल का आखिरी जुमला याद आ रहा था। उसका दिल भनोर में डूबती कश्ती जैसा हो रहा था। एक जानब उसकी बीवी थी और दूसरी जानब उसका बेटा, दोनों उसके पास होकर भी उसके पास नहीं थे। उस रात यावर ने अल्लाह पे ही मुकम्मल तवक्कल किया था। सारी रात वो अस्पताल में यहाँ वहाँ टहलता रहा था। ज़िंदगी कभी वफादार नहीं होती और ना ही मौत ज़रा सी भी मोहलत देती है, लेकिन यकीन की ताकत मौत से रुनमा कर देती है। सुबह सवेरे वो अस्पताल की मस्जिद में मसल्ला बिछाकर अल्लाह से इल्तिजा कर रहा था कि जिसने उसकी ज़िंदगी बनाया है वो सबब उससे दूर ना करे। कितनी देर वो आंसू से बेआवाज़ रोता रहा था। मस्जिद से आकर वो दोबारा उसके कमरे के बाहर रुक गया था। ईमान को बहुत कोशिश करके वो घर भिजवाने में कामयाब नहीं हो सका था। अपने छोटे से भांजे की खुशी भी उसके लिए उस वक्त तसल्ली का बायस नहीं बन रही थी। उसे हौसला देते देते वो अपने आप को बहुत मजबूत जाहिर कर रहा था, मगर अल्लाह के बरगाह में वो अपना दिल खोल कर बैठा था। बेशक ज़िंदगी और मौत उसके हाथ में है, लेकिन वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। कुछ घंटे मजीद इंतज़ार के बाद डॉक्टर ने मिस्टर खान की ज़िंदगी की नवीद सुना दी थी। उसका कब कार का हुआ सांस बहाल हुआ और तशक्कर के आंसू उसकी आंखों से गिरे। रुमाना ने भी शुक्र अदा किया। सबका ध्यान अब उस नन्हे बच्चे की जानिब था जो यावर का जानशीन था। शहबाज अली सिकंदर ने जब एक्सीडेंट का सुना तो वो खुद भी पहली फ़्लाइट से इस्लामाबाद पहुंचे थे। वो एयरपोर्ट से सीधा अस्पताल आ गए थे। उन्हें मिस्टर खान की हैरियत के साथ पोते की खुशखबरी भी मिल गई थी, मगर उसे देखने के ख्वाहिश पर उसकी नाजुक हालत का बताया तो उनकी खुशी में जोश व खरोश पहले जैसा नहीं रहा। यावर ने उन्हें ढके से लफ्ज़ों में बता दिया था कि यह मिराल की हरकत है। वो अभी मान नहीं रहे थे, लेकिन मगर उसका आखिरी जुमला बार बार यावर को उस जानिब इशारा करता रहा सुनाई दे रहा था कि उसके पीछे मिराल का हाथ है। यावर अली सिकंदर की बीवी का एक्सीडेंट कोई मामूली खबर नहीं थी। बेशक मिस्टर खान मीडिया से दूर ही रहती थी और यावर खुद निजी ज़िंदगी को मीडिया की सरखियाँ बनने नहीं देता था, मगर इस बार उसने इस खबर को दबाने की कोशिश नहीं की। वो यावर अली सिकंदर था, अपना बदला लिए बगैर पीछे नहीं हट सकता था, और यह खास तौर पर तब जब उसकी ज़िंदगी दाव पे लगी थी। उसी रोज़ शाम को वो कमाल बस्ती से मिला और कमाल ने उसे सारी तफसीलात से आगाह किया। उसके ब्लड सैंपल में ड्रग्स की तस्दीक हो गई है और इस हिसाब से सारा इल्ज़ाम उसी के सर आ रहा है। लेकिन जो चीज़ मुझे मशकूक लग रही है वो ये है कि उसकी गुज़श्ता 2 महीने की लोकेशन हमने पता करवाई और मुझे ये समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि वो हर जगह जहाँ भाभी मौजूद थी उनसे कुछ फासले पर उसका ट्रक अक्सर जगहों पे देखा गया है। उसके अलावा एक मोटरसाइकिल सवार हमेशा उनका पीछा करता था। ये मैंने मुख्तलिफ जगहों की CCTV चलवाई हैं, और जिस शख्स को उसने हिट करने से पहले आखिरी बार कॉल की थी वो 7 सेकंड की कॉल थी। उसका रिकॉर्ड भी मंगवा लिया है मैंने, और रिकॉर्डिंग के मुताबिक उसे किसी का हुक्म मिला था। हुक्म देने वाला वही आदमी था जो तुम्हारे कंस्ट्रक्शन साइट पर आग लगाने में मुलव्विस था। उसका भी कॉल रिकॉर्ड मैंने मंगवा लिया है। कहानी थोड़ी लंबी है, लेकिन उसके भी 3-4 लिंक्स ट्रेस करने के बाद मुझे जिसका नंबर मिला, जानते हो किसका है? एक औरत का। मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है जिसमें वो उससे उस काम की डील कर रही है। मुजरिम इस किस्म की कॉल्स रिकॉर्ड में रखते हैं ताकि अगर उन्हें क्लाइंट मरवाने की कोशिश करे तो उन्हें ब्लैकमेल किया जा सके। मैं वो आवाज़ सुनाता हूँ तुम्हें, शायद तुम पहचान लो। सारी रकम मिल जाएगी, लेकिन वह ज़िंदा नहीं बचनी चाहिए। इस जुमले को सुनते ही यावर को 1000 करंट लगी। ये मिराल की आवाज़ नहीं थी, वो एकदम से सन्नाटे में आ गया था। इतना बड़ा कदम
अगर मिराल उठाती तो यावर को इतना बड़ा झटका ना लगता, लेकिन वो विश्मा की आवाज़ थी, उसकी फूफो, उसके बाप की सगी बहन। उसने ये जानते हुए कि मिस्टर खान उसके बच्चे को जन्म देने वाली है, उसे मरवाने की साजिश की थी। मिराल के दिल में यावर का ख्याल डालने वाली वही औरत थी। अपने मकसद को हासिल करने के लिए वो इस हद तक जा सकती थी। यावर ने कभी नहीं सोचा था वो गलत इंसान पर नजरें गाड़ी बैठा है। उसकी मुठियाँ सख्ती से बीच गई थी और होंठ इतनी सख्ती से एक दूसरे में पेवस्त हो गए थे कि होंठ सफ़ेद पड़ने लगे। बहुत अच्छे से पहचान गया हुई आवाज़। अब उन लोगों की बर्बादी, उनके दिन शुरू हो चुके हैं। कमाल वस्ती ने उस केस में यावर की हर मुमकिन मदद की थी। सबसे पहले यावर ने मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बयान दे दिया था कि ये साजिश उसकी सगी फूफू की रची हुई है, और ये कि अगर उसके बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा तो उसकी ज़िम्मेदारी भी वो खुद लेंगे। इसके अलावा उनके पिछली करतूत जो उसने मर्जर ख़त्म करने के वक्त छुपा लिए थे, वो भी दुनिया के सामने खोल दिए थे। इतने बड़े स्कैंडल का सहना इसहाक अफंदी और विश्मा के लिए नागुरेज था। विश्मा के वहम व गुमान में नहीं था कि यावर उसे यूँ एक्सपोज कर देगा, वो भी दुनिया के सामने। अपने ताईं उन्होंने बहुत सफाई से ये काम करवाया था, लेकिन जुर्म कितना ही छुप कर क्यों ना किया जाए, सामने आ जाता है। यावर धमकी देकर गया था और उसने उनके लिए दुनिया में मुंह दिखाने की कोई जगह नहीं छोड़ी थी, और हर जानिब से उन पर थू हो रही थी। अगर वो उसकी फूफी ना होती तो मामला बिजनेस ओपोनेंट का समझा जा सकता था, मगर अब सारी बसात ही उल्टी हो चुकी थी। इस बार शहबाज अली सिकंदर ने भी चुप साध ली थी। उनका पोता अभी तक ICU में था। अगला हफ्ता सबके लिए बहुत खतरनाक साबित हुआ था। इसहाक अफंदी से तमाम इन्वेस्टर्स ने अपनी रकम विदड्रॉ करने का मुतालबा कर दिया था। इतने बड़े स्कैंडल ने उनकी साख और उनका नाम तबाह करके रख दिया था। पहले ही मार्जर टूटने के बाद उनके लिए काफ़ी कड़ा वक्त आया था, और स्कैंडल ने रही सही कसर भी पूरी कर दी थी। गुस्से में बनाते हुए उन्होंने विश्मा को तलाक दे दी। पुलिस इक़दाम में कत्ल के केस में विश्मा को गिरफ्तार करने उनके घर आ गई थी। मीडिया के ज़रिए ये बात फैल गई। एक सदमे के बाद दूसरा सदमा बर्दाश्त करना विश्मा के पास से बाहर हो गया था। उसका नर्वस ब्रेक डाउन हुआ और वो दुनिया से रुखसत हो गई। मिराल का सदमे से रो रो कर बुरा हाल था। पहले माँ बाप की तलाक और फिर माँ का मर जाना उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। इसहाक अफंदी उसे अपने साथ लेकर अमेरिका चले गए। उन जैसे लोगों की दाल वहाँ गल सकती थी, यहाँ वो किसको मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहे थे। शहबाज अली सिकंदर अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, मगर उनकी हरकतों ने उनके बेटे की ज़िंदगी में जो तूफान मचाया था, उसके बाद वो उनके दिल से उतर गई थी। रोमाना और शहबाज अली सिकंदर ने विश्मा के जनाजे में शिरकत की थी, लेकिन यावर नहीं गया था। उस धोखेबाज ख़ानदान से अब दुनिया दिखावे के लिए कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता था। एक हफ्ते बाद यावर के बेटे की तबीयत कुछ संभल गई थी। एक्सीडेंट की वजह से कुछ पेचीदगियाँ हो गई थी, वरना वो एक तंदुरुस्त और सेहतमंद बच्चा था। मिस्टर खान ने होश में आती अपने बेटे का पूछा और यावर समेत उसे बहुत मुश्किल से तसल्ली दी। वो माँ थी और अपनी पहली औलाद की तकलीफ वो सह नहीं पा रही थी। 3 हफ्तों बाद मिस्टर खान के साथ उसके बेटे को छुट्टी मिल गई थी। यावर ने अस्पताल में भी बहुत ख्याल रखा था, हालांकि रोमाना और ईमान भी वहीं मौजूद थी। आदिर और उसकी फैमिली दिन में एक चक्कर तो ज़रूर लगा लेते थे। जैसे ही डॉक्टर ने उसके बेटे को नर्सरी से निकालकर उसके हवाले किया, यावर से गोद में उठाकर मिस्टर खान के पास ले आया था। वो अपने बेटे को देखने के लिए बेताब थी।